जीवन की हर एक सुबह नई है। जीवन का हर आने वाला पल नया है। नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई संभावनाएं है। इसलिए जीवन में पिछला क्या हुआ उसे भूल जाएं। आने वाले हर नए पल के लिए खुद को तैयार रखें। जीवन को सजाएं, संवारें और विश्वास रखिए कि हर आने वाला पल कुछ सीख देकर जाता है और हर जो जाने वाला पल है वो भी कुछ बताकर जाता है। यानी कि जीवन में जो है वो सब कुछ आपके लिए सकारात्मक है। जरूरत है तो वो सोच विकसित करने की। आपकी सोच का असर आपके जीवन पर पड़ता है। आपके जीवन में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसका असर भी आपकी सोच तय करती है। इसलिए अपनी सोच, अपने विचारों को अपना संबल बनाइए, अपनी परेशानी का सबब नहीं, क्योंकि आपके विचार ही आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही तय करते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और नरेंद्र, चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं अपने कार्यक्रम का। और सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज के हाइलाइट्स क्या हैं। हेलो इंडिया में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां और श्रीलंका में आए संकट सहित आपको बताएंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें। इसके अलावा स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे केरल की खास हस्तशिल्प कला के बारे में, जहां दुनिया भर में बनाई गई है अपनी खास पहचान। साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसके अलावा हर रोज की तरह बहुत कुछ खास है नरेंद्र आज के हमारे खास हेलो इंडिया में। अगले आगे आधे घंटे आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचारों के साथ। राष्ट्रपति चुनाव के तहत आगामी 18 जुलाई को होने वाले मतदान के दौरान सांसदों और विधायकों को अलग अलग रंग के मतपत्र दिए जाएंगे। सांसदों को जहां हरे रंग के मतपत्र दिए जाएंगे, वहीं विधायकों को गुलाबी रंग के मतपत्र मिलेंगे। अलग अलग रंग के मतपत्र होंगे, लिहाजा निर्वाचन अधिकारियों को मतों की गिनती में आसानी होगी। मतपत्रों में 2 कॉलम छपे हुए हैं। पहले कॉलम में उम्मीदवारों के नाम हैं, तो दूसरे में निर्वाचक मंडल के सदस्यों को प्रत्येक उम्मीदवार के लिए वरीयता क्रम लिखने की जगह तय की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर में पीठासीन अधिकारियों की बैठक का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान व्यवधान उत्पन्न नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने विधानमंडलों की घटती बैठकों पर भी चिंता जताई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधायिकाओं में बहस और चर्चा गरिमापूर्ण होनी चाहिए। देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके। ये लोकतांत्रिक संस्थाएं जवाबदेही से काम करें। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं से के माध्यम से देश और प्रदेश की जनताओं की अपेक्षाएं, आकांक्षा पूरी हो। आईआईटी मद्रास सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान बनकर उभरा है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारतीय रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में देश में शीर्ष संस्थानों की सूची जारी की। आईआईएम अहमदाबाद देश का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान बना है। आईआईएम बेंगलुरु दूसरे और आईआईएम कलकत्ता तीसरे स्थान पर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज सबसे अच्छा दंत चिकित्सा कॉलेज है। आईआईटी मद्रास सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर उभरा है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बंबई का स्थान है। दिल्ली का मिरांडा हाउस सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है। दिल्ली का हिंदू कॉलेज दूसरे और चेन्नई का प्रेसिडेंसी कॉलेज तीसरे स्थान पर है। जामिया हमदर्द देश का सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान है। रैंकिंग सूची जारी करने के अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान और नवाचार की सदी होगी। 21वीं सदी को एक ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की सेंचुरी कहा जाएगा। ऐसे सब दुनिया भर की एक्सपर्ट, दुनिया भर की थिंकर्स इस विषय में सहमत है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की अनफोल्डमेंट मशीन पावर से नहीं होगा तो
नॉलेज बेस्ड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के सुझाव पर असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर विवाद को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में दोनों राज्यों की संवैधानिक सीमा पर चर्चा हुई। बैठक में ये पाया गया कि 28 गांव अरुणाचल प्रदेश में हैं और 6 गांव ऐसे हैं जिनका नाम असम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसे में सिर्फ 86 गांवों पर आगे बातचीत जारी रखने का फैसला किया गया। नामसाई घोषणा आगे की कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजी जाएगी। इंडोनेशिया के बाली में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी G20 बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शिरकत कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की दीर्घकालिक वृद्धि की संभावनाएं सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कार्यक्रमों में अंतर्निहित है। उन्होंने कहा कि जुझारू आर्थिक प्रणालियों के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण बेहद जरूरी है। सरकार ने कोविड-19 विश्व महामारी से प्रभावित आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए पूंजीगत व्यय पर जोर दिया है। ऐसा अनुमान है कि सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करने से निजी निवेश जुटेगा। मंकी पॉक्स का मामला देश में आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स रोग से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में विदेश से आए ऐसे यात्रियों जिन्हें त्वचा संबंधी रोग हो, उनके निकट संपर्क में आने से बचने के लिए कहा गया है। दिशा निर्देशों में ये सुझाव दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार, शरीर पर लाल दाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। प्रिकॉशन डोज देने के लिए 75 दिन का कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव शुक्रवार से शुरू हो गया है। इस दौरान सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सभी पात्र लोगों को निःशुल्क एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। इस विशेष अभियान का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों को कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने के काम में तेजी लाना है। इस विशेष कोविड टीकाकरण अभियान का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। देश के सभी नागरिकों को प्रिकॉशन डोज मुफ्त लगाने के लिए आज 15 जुलाई से 75 दिन तक फ्री किया है। देश के सभी 18 से अधिक उम्र के नागरिकों को मेरा आग्रह है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 दिन तक चल रहा इस अभियान में आप भी मुफ्त टीका लगाइए और कोविड के सामने आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित युद्धपोत दूनागिरी का जलावतरण किया। इसे हुगली नदी में उतारा गया। इस युद्धपोत का नाम उत्तराखंड की एक चोटी दूनागिरी के नाम पर रखा गया है। नौसेना के पास इसी नाम का एक युद्धपोत था जो साल 2010 में 33 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु जगह बना ली है। पीवी सिंधु का सेमीफाइनल मुकाबला साइना कवाकामी से होगा। अब बात करते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। नागालैंड सरकार की कोर कमेटी ने नागा राजनीतिक मुद्दे पर आगे की कार्रवाई पर फैसला करने के लिए आज संसदीय समिति के सभी सदस्यों की बैठक की है। कोर कमेटी नागालैंड की संसदीय समिति की एक उप समिति है जिसमें नागा मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए भारत सरकार और नागा वार्ताकारों पर दबाव बनाने के लिए गठित राज्य के 60 सदस्य और 2 सांसद शामिल हैं। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय भारत की आजादी के 75 साल के उत्सव को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 का आगाज आज से हो रहा है। इस महोत्सव के दौरान देश के विभिन्न शहरों से 30 नाटकों का मंचन किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते कई महीनों से बंद केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर को मासिक पूजा के लिए एक बार फिर खोलने का फैसला लिया गया है। मंदिर को 5 दिवसीय मासिक पूजा के लिए 17 से लेकर 21 जुलाई तक के लिए खोला जाएगा। इस दौरान केवल 5000 भक्तों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। भक्तों को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से पास मिलेगा। आम आदमी पार्टी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए आज फैसला करेगी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विजयवाड़ा में स्वतंत्रता सेनानी, कवि और पत्रकार दमाराजू पुंडरी कशुडू पर एक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों के स्वतंत्रता सेनानियों के विवरण को जनता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में वस्त्र सलाहकार समूह के साथ बैठक की, जिसमें कपास उत्पादकता में सुधार, देश में परीक्षण सुविधाओं को उन्नत करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कपास मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली की एक अदालत ने आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बिना पूर्व अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने को कहा है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश होने की आशंका जताई। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में बारिश का कहर जारी है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। पालघर, पुणे और सतारा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में बारिश के चलते एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 6 टीमों को तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़कर 19.05 लाख क्यूसेक होने के बाद निचले इलाकों में रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही कृष्णा नदी में भी पानी लगातार बढ़ रहा है। आपात अभियान के लिए भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने गोदावरी में बाढ़ से हुई तबाही का आंकलन करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। राजस्थान के सीमावर्ती गंगानगर शहर में लगातार 3 दिन से जारी भारी बारिश के कारण ज्यादातर हिस्सों में जलभराव हो गया है। बारिश जारी रहने की आशंका को देखते हुए निचले स्थानों में रहने वाले लोगों को ठहरने की व्यवस्था सरकारी स्कूलों और धर्मशालाओं में की गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से बारिश के मद्देनजर आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। और नरेंद्र, रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का। श्रीलंका में आया सियासी संकट अब और गहरा गया है। साल 1978 के बाद पहली बार श्रीलंका में अगले राष्ट्रपति का चुनाव सांसद गुप्त वोटिंग के माध्यम से करेंगे। श्रीलंका में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने शुक्रवार को कहा कि 225 सदस्यीय संसद 20 जुलाई को गुप्त वोट से नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। देश के नए राष्ट्रपति नवंबर 2024 तक गोटबाया राजपक्षे के शेष कार्यकाल की सेवा करेंगे। इसके साथ ही श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ ले ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने अपनी सऊदी अरब की यात्रा के दौरान पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का मामला उठाया है। जो बाइडेन ने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई मुलाकात में उन्होंने इस बात को उठाया। और अब बात मंकी पॉक्स की। अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह कहा है कि अगले कुछ दिनों में 1 लाख से अधिक मंकी पॉक्स वैक्सीन की खुराक देश के विभिन्न राज्यों को भेजी जाएगी। इसके साथ ही और वैक्सीन के उत्पादन के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। अमेरिका में अब तक 1800 मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। भारत ने नेपाल को बाढ़ और भूस्खलन के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए आपदा राहत सामग्री सौंपी है। इसमें 3000 टेंट और 10 मोटर इन्फ्लेटेबल बोट्स शामिल हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की ओर से बयान जारी कर यह भी कहा गया है कि इस मुश्किल वक्त में भारत नेपाल के साथ खड़ा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण के कराए नियमित स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होने और टीकाकरण को लेकर गलत सूचनाओं के प्रसार के कारण दुनिया भर में करीब 2 करोड़ 50 लाख बच्चों का डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी जैसे रोगों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण नहीं हो पाया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक आगे चल रहे हैं, लेकिन बोरिस जॉनसन और उनके समर्थक ऋषि सुनक का साथ देते नजर नहीं आ रहे हैं। द टाइम्स अखबार की खबर के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक से नाराज हैं। उन्होंने पार्टी का नेतृत्व हासिल करने की दौड़ में पिछड़ गए नेताओं से अनुरोध किया
कि वे पूर्व वित्त मंत्री एवं चांसलर सुनक का समर्थन नहीं करें, जो जॉनसन के अपने ही पार्टी में समर्थन खोने के लिए जिम्मेदार हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद अब इसकी जांच की शुरुआत हो चुकी है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को देश की नेशनल पुलिस असेंबली ने घटनास्थल का दौरा किया। इससे पहले देश के वर्तमान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा चुके हैं। तो अमृता, अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े हुए इतिहास की उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर जो आज के दिन में दर्ज हैं। जी हाँ, चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 16 जुलाई के दिन यानी कि आज क्या कुछ खास दर्ज है इतिहास में। 16 जुलाई वर्ष 1909 में अरुणा आसफ अली का जन्म हरियाणा के कालका में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। उनका बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। अरुणा ने स्कूली शिक्षा नैनीताल में प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शिक्षिका बन गई और कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगी। आजादी की लड़ाई में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कई बार वे जेल भी गईं। उनके जीवन में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा ने अंग्रेजों की जेल में बंद होने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। वर्ष 1975 में उन्हें शांति और सौहार्द के क्षेत्र में लेनिन प्राइज से सम्मानित किया गया। देश के प्रति जीवन समर्पित करने वाली अरुणा को भारत सरकार ने वर्ष 1992 में पद्म विभूषण से और वर्ष 1997 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 16 जुलाई वर्ष 1969 में अंतरिक्ष के इतिहास में मनुष्य ने एक नया इतिहास रचा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार है चांद पर इंसान का पहुंचना। इसी सपने को साकार किया अपोलो 11 के मिशन ने। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। यान को ले जाने वाले रॉकेट को देखने के लिए पूरे राज्य से लगभग 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। एक तेज धमाके के साथ जब अपोलो 11 अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ तो सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटने लगा। अपोलो 11 के इस ऐतिहासिक मिशन पर इस यान पर सवार थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंग्स और एडविन ऑल्ड्रिन। और अंततः 20 से 21 जुलाई के बीच की वो रात भी आई जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद की सतह पर उतरते ही मनुष्य ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। तो ये थी आज के इतिहास की बात। और अब नरेंद्र, हम रुक करते हैं हर रोज की तरह, बताएंगे अपने दर्शकों को आज की गतिविधियां क्या हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:30 बजे 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इसके साथ ही 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक करेंगे। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज IIT कानपुर परिसर में गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और यदुपति सिंघानिया सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। और इसके साथ ही बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में आज PV सिंधु सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में साइना कावाकामी से भिड़ेंगी। तो अमृता, ये तो रही बात आज की गतिविधि की। अब हम बात करेंगे आज वीकेंड पे एक अनूठी कला की। हमारा देश कई अनोखी कलाओं का गढ़ है। इस देश के हर एक कोने में आपको कोई अनोखी कला देखने को मिल ही जाएगी और ऐसी ही एक अद्वितीय कला है अरणमुला कन्नड़ी। जी हाँ, अरणमुला कन्नड़ी केरल की हस्तशिल्प कला है। ये कला राज्य के पथानाथिट्टा जिले के अरणमुला शहर की पहचान है और इस कला को GI टैग भी हासिल हुआ है। तो आइए समझते हैं क्या है अरणमुला कन्नड़ी। चमकते खूबसूरत प्रतिबिंब दिखाते ये हैं केरल के अरणमुला मिरर, जिन्हें अरणमुला कन्नड़ी के नाम से जाना जाता है। केरल की हस्तशिल्प की उत्कृष्टता की बेमिसाल नजीर। अरणमुला कन्नड़ी दूसरे सिल्वर्ड ग्लास मिरर्स की बजाय एक मेटल एलॉय मिरर है, जो खासकर केरल के
कोट्टा जिले के अरणमुला शहर की पहचान है। मंदिरों का शहर कहे जाने वाले अरणमुला की 200 साल से पुरानी ये कला उन 8 शुभ वस्तुओं में से एक है जिन्हें अष्टमंगलम के नाम से जाना जाता है, जो विशेषकर विवाह स्थल पर दुल्हन के प्रवेश के दौरान अहम भूमिका निभाते आए हैं। ये मेटल मिरर केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। गुड लक चार्म की तरह माने जाने वाले अरणमुला कन्नड़ी की उत्पत्ति अरणमुला पार्थसारथी मंदिर से जुड़ी मानी जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सदियों पहले शाही प्रमुख पार्थसारथी मंदिर में दर्पणों पर काम करने के लिए तिरुनेलवेली जिले से मंदिर कला और शिल्प के विशेषज्ञों के कुछ परिवारों को अरणमुला लाए थे। कन्नड़ी शीशे के बजाय धातु से बनाए जाते हैं और इसके बनने की प्रक्रिया पीढ़ियों से चले आ रही पारिवारिक परंपरा का हिस्सा है। अरणमुला के दर्पणों की विशेषता का एक और कारण है। जहां शीशे के दर्पण में प्रतिबिंब उसकी भीतरी सतह पर किए गए पारे के लेप के कारण बनता है, वहीं धातु के इन आईनों में छवि मुख्य सतह पर ही बन जाती है। शीशे वाले दर्पण की भीतरी सतह की गहराई में अंतर होने से छवि में अंतर आ जाता है। अपने विशिष्टता के कारण अरणमुला मिरर को जीआई टैग भी हासिल है। देश से इतर लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में भी लगा 45 सेंटीमीटर लंबा अरणमुला मिरर देश की उत्कृष्ट हस्तकला का प्रतिबिंब साफ देखा जा सकता है। तो हमारा देश विविधताओं वाला देश है और कितना गहना, कितनी खूबसूरती और कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। जीआई टैग हासिल है इस विधा को, इस कला को, जिसका जिक्र हमने अभी किया। और नरेंद्र अब रुख करते हैं और अपने दर्शकों को बताएंगे कि संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम क्या हैं। दोपहर 1 बजे आप देख सकते हैं आयुष्मान भव। शाम 7 बजे आप देखिए मुद्दा आपका। 7:30 बजे देखिए भारत एक सोच और रात 8 बजे आप देख सकते हैं आज की खबर। रात 8:30 बजे आप देखिए पर्सपेक्टिव और रात 9 बजे द न्यूज। तो नरेंद्र, हेलो इंडिया हमारे जो दर्शक हैं वो संसद टीवी के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हम हर रोज अपने दर्शकों को ये बात बताते हैं, लेकिन साथ ही जो संसद टीवी का ट्विटर और इंस्टा ऐप है उस पर भी आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपके सुझाव और आपके प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। जी हाँ, और नरेंद्र वक्त हो चला है विदा लेने का। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर घोषित दार्जिलिंग हिमालयन टॉय ट्रेन की खूबसूरत नज़ारों के साथ। ये ट्रेन हिमालय की गोद में बसे पश्चिम बंगाल के शहर दार्जिलिंग को एक अलग पहचान देती है। अपने इस सफर के दौरान जब टॉय ट्रेन चाय के बागानों और देवदार के हरे भरे जंगलों से होकर गुजरती है तो मन अभिभूत होता है। तो आप भी देखिए ये नज़ारा और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।